अरे यस सर, यस सर। एक मिनट। वो बच्चों की लिस्ट कहाँ से दिखेगी? लिस्ट वो जो, ओके ये, तीन बच्चों ने ज्वाइन किया है और ये जो बच्चे लिख रहे हैं। ओके। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलिए तो मैं आप बच्चे को। एक मिनट यहाँ से अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, 9:30 से आपकी क्लास बिगिन होनी है। गुड मॉर्निंग त्रिशा। गुड मॉर्निंग आदित्य। नाइन थर्टी में क्लास बिगिन कर दूं क्या? नो मैटर हाउ मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन। नहीं 5 मिनट 5 मिनट वेट कर लो। इन द मीन टाइम जो लोग ज्वाइन कर चुके हो, हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग तब तक अपना जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह आपके पास हो आप पुल अप कर सकते हो। बाकी ड्यूरिंग द क्लास अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा। पाँच इंक्लूडिंग आप, मतलब 4। हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का। और जो लोग पहले से आ गए हैं उन लोग के लिए जैसे क्लास स्टार्ट होगी मेरे पहले क्वेश्चंस जो होंगे वो रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज होंगे। तो जितने प्रॉपर्टीज़ चार्ज के आप रिकॉल कर सकते हो तब तक कोशिश करो। चार्ज क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैसा बिहेवियर शो करता है, तो सबसे पहले तो हम वही डिस्कस करेंगे। सिक्स हो गए, एक कोई और आया एस के। शुरू कर दें? चलिए तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो अच्छा, फिज़िक्स में टोटल आपके पास होंगे 10 या 12 यूनिट्स पढ़ने के लिए, और डिफरेंट चैप्टर्स में वो डिवाइडेड हैं। अच्छा, फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस हैं पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। आपके पास 45 मिनट्स होंगे, 50 क्वेश्चंस टोटल होंगे जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, सारे क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यू बेसिस में होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान में रखोगे वो क्या होगी? आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप हमेशा दो ऐसे ऑप्शन ज़रूर आपको मिलेंगे जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होंगे, बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी की वजह से आंसर डिफरेंस होगा। तो क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझोगे, तो आंसर सही निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के सारे प्रॉपर्टीज़ को और सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट करें। तो अच्छा, जो आपकी यूनिट है पहली, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप उन चार्जेस को पढ़ोगे या उन चार्जेस से डील करोगे जो कि एक पॉइंट पे स्टेशनरी होंगे। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी चार्जेस से प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ोगे। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें जिस चीज़ की मेन स्टडी करनी है वो है चार्ज। सबसे पहली चीज़,
चार्ज को डिनोट करने के लिए आप सिंबल कौन सा यूज़ करते हो, तो हमेशा चार्ज को डिनोट करने के लिए सिंबल जो यूज़ होगा वो होगा Q। होता क्या है चार्ज, तो चार्ज कोई चीज़ नहीं है, चार्ज सिंपल क्या होता है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चार्ज कोई चीज़ नहीं होती है, ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज होते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है, तो वो काम, कोई एक ऐसा काम होता है जो कि सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास चार्ज हो या ये वाली प्रॉपर्टी हो, और वो चीज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोगों ने नाम सुना है कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं, जिनको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हो। और ये फोर्स तभी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी लगा सकता है जब उसके पास ये प्रॉपर्टी हो, जिसको हम कहते हैं क्या है, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। चार्ज के लिए एसआई यूनिट आप क्या यूज़ करते हो, तो चार्ज की एसआई यूनिट हमेशा होगी कूलम, जिसका सिंबल आप लिखते हो कैपिटल C। तो चार्ज की एसआई यूनिट ही हो गई। अच्छा, चार्ज स्केलर क्वांटिटी ही है वेक्टर, तो चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ चार्जेस के नेचर ज़रूर होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चार्ज का भले डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ चार्जेस के दो नेचर होते हैं, जो कि आप जानते हो कि चार्जेस या तो आपको पॉजिटिव नेचर के मिलेंगे या फिर नेगेटिव। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप पहले से जानते हो क्या, छोटे बच्चे से आप पढ़ते आ रहे हो कि सिमिलर चार्जेस अगर होंगे, मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के आसपास होंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस को आप एक दूसरे के पास रखोगे तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गए बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्लास 12th में आपने कुछ नए प्रॉपर्टीज़ सीखे, जिसमें से दो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स करने में या क्वेश्चंस करते समय आपको बहुत काम आने वाले हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थे, तो आपको याद होगा आपने चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। एडिटिव प्रॉपर्टी चार्जेस की क्या होती है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी सिंपली ये स्टेट करती है, और फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे समझाते समय कोई टॉपिक आपको लगता है कि अभी नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ है, मैं आगे चला गया हूँ, आप एक मैसेज ड्रॉप करोगे तो हम दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल एडिटिव नेचर क्या होता है चार्ज का, तो इन केस सपोज ये एक सिस्टम था, जिस सिस्टम में मैंने कुछ चार्जेस को डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लेस किया हुआ है। अब किसी भी सिस्टम में अगर आपको पूछा जाएगा कि, यानी किसी सिस्टम में ज़रूरी नहीं कि एक ही चार्ज हो, एक से ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं। अगर किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्जेस हैं और आपको नेट चार्ज या टोटल चार्ज निकालना है, आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, मतलब जितने भी चार्जेस उस सिस्टम में प्रेजेंट हैं उन सबका आप एल्जेब्रिक सम निकालोगे, जो भी आपको मिलेगा वही इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। अच्छा, जब आप एल्जेब्रिक सम निकालोगे तो आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरह, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव की तरह ट्रीट करोगे। तो इससे यानी कि आप एक बात समझोगे क्या, कभी अगर ये लिखा हुआ है कि किसी बॉडी पे नेट चार्ज 0 है, सपोज एक न्यूमेरिकल आपको मिला, उस पर लिखा है कि द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ 0, उस चीज़ से क्या आप ये समझोगे कि उस बॉडी पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी पे नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस पर चार्ज नहीं है। नेट चार्ज 0 होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि बॉडी पे नेट चार्ज 0 है, तो हो सकता है उस पर कोई चार्ज ही ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस बॉडी पे चार्जेस हों, लेकिन जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से नेट चार्ज क्या है, 0। तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे किसी सिस्टम का, या कोई भी क्वेश्चन में टोटल चार्ज निकालने को बोलेगा कैसे निकालोगे, तो जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं सबका आप एल्जेब्रिक सम निकालोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी चार्जेस की, वो प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइजेशन की। अच्छा, पहली चीज़, किसी भी चीज़ को अगर हम क्वांटाइज करते हैं तो मतलब हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, क्वांटिटी मतलब हम उसको नंबर्स में बता सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपली आपको ये बताता था कि जब भी आप किसी बॉडी को देखोगे जो कि चार्ज हो, तो जाहिर सी बात है वो बॉडी चार्ज हुई है। कैसे कोई बॉडी चार्ज होता है, तो आपने पढ़ा हुआ है सबसे कॉमन मेथड जो चार्जिंग का होता है वो मेथड है फ्रिक्शन, सबसे कॉमन। अगर आपके पास कोई दो अनचार्ज बॉडीज़ हैं, आप उनको आपस में रब करो तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो दोनों बॉडीज़ चार्ज हो जाते थे। और आपने पढ़ा था उस चार्ज होने की वजह क्या होती थी, तो चार्ज होने की वजह होता था ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि जब भी आप दो बॉडीज़ को आपस में रब करते थे तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता था किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी बॉडी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्यों होगा या क्यों आया होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह सिर्फ एक होता है क्या, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का उस बॉडी से चले जाना। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मतलब क्या है,
उस बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का आना। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान रखो कि जितना भी किसी भी एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, वो सब न्यूक्लियस के अंदर बंद है। तो पॉजिटिव चार्ज कहीं भी आने जाने के लिए फ्री नहीं है। तो मूवमेंट के लिए या ट्रांसफरेंस के लिए अवेलेबल कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी बॉडी चाहे नेगेटिवली चार्ज हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो, उसके चार्ज होने की वजह क्या रही होगी? ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज का इससे कोई लेना देना नहीं। तो कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, रीज़न क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, रीज़न क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज़्यादा हो गए। अच्छा, क्वांटाइजेशन ये कहता था कि अगर चार्ज होने की वजह इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम हमेशा जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होता है, और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। माना क्वेश्चंस में यूजुअली चार्ज या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी होती है, लेकिन फिर भी आप इन सब चीज़ों पे डिपेंड ना करो तो अच्छा है। बहुत बेसिक वैल्यू, आप इसको याद रखो। तो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। तो इसका मतलब मे भी अगर मैंने दो बॉडीज़ ए और बी को आपस में रब किया होता, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए होते किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, सपोज़ ए से बी पे। पहली चीज़ जो आप ध्यान रखोगे वो ये, जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो वो हमेशा होल नंबर्स में होंगे या किसी इंटीग्रल नंबर में होंगे। क्यों जाएगा? तो पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कभी फ्रैक्शंस में ट्रांसफ़र नहीं होते एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो अगर कभी भी जाएगा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने साथ इतना चार्ज ज़रूर लेके जाएगा। तो यानी कि जब भी कोई बॉडी चार्ज रिसीव करेगा तो वो इसी के मल्टीपल्स में करेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बस मतलब यही है क्या, कि टोटल चार्ज, अगर मैं उसको क्यू से डिनोट करूं, किसी बॉडी पे हमेशा इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए तुम निकाल सकते हो, जिसमें ई आप जानते हो, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। क्यू से हम डिनोट कर रहे हैं जो भी आपका टोटल चार्ज है बॉडी पे, और एन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? एन यहाँ पे डिनोट कर रहा है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। चेक, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्यों? तो अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लीव कर गए, नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। लेकिन ये एन का वैल्यू कभी भी कोई फ्रैक्शनल टर्म नहीं हो सकता। जैसे मे भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, और ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे। आपसे कभी कभी एक बॉडी पे चार्ज देता था और पूछ लेगा ये बताओ कि इस बॉडी पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप क्या करते थे? उस बॉडी पे टोटल चार्ज दिया हुआ है क्यू, आपको फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू हमेशा पता होती है, आप सीधे एन का वैल्यू कैलकुलेट करते थे यूजिंग क्यू अपॉन ई। जो भी आपका एन का वैल्यू आता था, आप ये देखते थे क्या ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है। अगर ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो चार्ज पॉसिबल होगा या एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं। ठीक, तो ये तो हो गए चार्ज के बारे में डिस्कशन। तो चार्ज की ये दो प्रॉपर्टीज़ आप बहुत दिमाग में रखोगे ध्यान से। एडिटिव नेचर, टोटल चार्ज आप एल्जेब्रिक सम करके निकाल लोगे, और क्वांटाइजेशन आप टोटल नंबर ऑफ चार्जेस भी निकाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद आपने अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा था क्या? आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था सबसे पहला। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो मिला था, कूलम्स लॉ क्या था? तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ये जानते थे कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से करेंगे, यानी कितने न्यूटन के फोर्स से करेंगे, ये चीज़। एक मिनट जरा, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ। किसी ने पूछा है फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? तो नेचर में हमको दो चार्जेस मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन से? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जो कि फंडामेंटल नेचर में है, मतलब वो अपने आप से हैं, उनको हमने नहीं बनाया, और उनको हम फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज जब मैं बोलूँगा तो उसका मतलब क्या होगा? हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन है तो इतना ही नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होगा तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन अगर मैं रिपीट करूँ तो क्वांटाइजेशन होता क्या है? क्वांटाइजेशन का एक्सप्रेशन क्या था? Q इक्वल्स टू NE। क्वांटाइजेशन क्या बताएगा? क्वांटाइजेशन ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इसका कोई मल्टीपल होगा, मतलब इसका 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 100 टाइम, 500 टाइम, मतलब इसी का कोई मल्टीपल होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शंस में मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वांटाइजेशन समझने के लिए। जब ए से लेकर के बी पर पहला इलेक्ट्रॉन गया होगा
तो बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया होगा, तो इसके पास चार्ज हो गया कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके आया। जब और इसके ऊपर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और इसके पास आ गया इतना चार्ज। सपोज जब दूसरा चार्ज या दूसरा इलेक्ट्रॉन से ए से बी पे ट्रांसफ़र होगा, तब यही चार्ज डबल अप हो जाएगा, मतलब इसके पास चार्ज हो जाएगा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 और इसके पास इतना ही। तो अगर आप ये देखोगे कि जितना भी चार्ज कोई बॉडी रिसीव कर रहा है वो हमेशा इसी का कोई मल्टीपल है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो बस हम लोग क्वांटाइजेशन में यही बताते हैं। क्या क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे जो होगा वो बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज का हमेशा कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल नोट्स आपको चैप्टर्स के मिल जाएंगे और कुछ टॉपिक्स मैं आपको लिखवाऊंगा भी, मतलब जैसे क्वांटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इनके कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में आपको लिखवा दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। अच्छा, फिलहाल क्या क्वांटाइजेशन तक आई होप सबको क्लियर है? अभी तक हमने डिस्कस क्या किया? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ चार्ज के प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो दिमाग में रखनी चाहिए, जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, वो होगा चार्ज का सिंबल Q, उसका एसआई यूनिट कूलम, नेचर पॉजिटिव नेगेटिव दो होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे। और ध्यान रखना ये चीज़, चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, ये हमेशा आप चार्ज के नेचर से ही देख कर पता लगाओगे कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, नेगेटिव है या क्या है। उसके बाद चार्ज, टोटल के चार्ज कैसे निकालोगे और चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कूलम्स लॉ की। अच्छा, तो हम लोग जानते थे कोई भी दो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, डिपेंडिंग चार्ज सिमिलर हैं या ऑपोजिट। कितने न्यूटन के फोर्स से करेंगे, ये आपको फॉर्मूला मिला था कूलम्स लॉ से, और मुझे उम्मीद है सबको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद होगा। वो कुछ ऐसा होता था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए था? तो अगर मैं बात कर रहा हूँ दो चार्जेस की, एक Q1 और एक Q2, जो कि r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हों। कहाँ पे? तो मीडियम इन केस एयर हो। तो ये फॉर्मूला आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। तो कूलम्स लॉ से आपने ये फॉर्मूला तो निकाला था, और क्या कूलम्स लॉ ने बोला था? तो दो इंपॉर्टेंट बात थी, एक ये और एक ये, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो जितना भी फोर्स कोई दो चार्जेस एक दूसरे पे लगाते हैं वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना बड़ा दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में, मतलब फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। इस बात से आप मतलब क्या समझोगे? अच्छा, दो इंपॉर्टेंट बातें पहले सुन लो, और ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना जब भी चार्जेस की बात करते हैं या फोर्सेस की बात करते हैं। सपोज़ ये दो चार्जेस थे Q1 और Q2, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि Q1 और Q2 इक्वल हैं, मे बी इक्वल हो, मे बी अनइक्वल हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। Q1 चार्ज बड़ा होता, Q2 चार्ज छोटा होता, या जस्ट ऑपोजिट Q2 बड़ा होता, Q1 बड़ा होता। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाएंगे। कहने का मतलब क्या मेरा? कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों चार्जेस अलग अलग होते, लेकिन जितना फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर ये चार्ज बड़ा है तो ये ज़्यादा फोर्स लगा दे और ये चार्ज छोटा है तो ये कम फोर्स लगाए, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगेगा वो किसी एक चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड किस पे करता है? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे। तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दोनों चार्जेस को आप मल्टीप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतना ही ज़्यादा दोनों के बीच में फोर्स होगा। तो यानी कि दो चार्जेस एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्स लगाते हैं। म्यूचुअल का मतलब जितना फोर्स से ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो जितनी तेज़ी से ये इसको रिपेल करेगा उतनी ही तेज़ी से ये भी इसको भी रिपेल करेगा, तो फोर्स अलग अलग नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Q1 और Q2 ऑपोजिट होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर Q1 सपोज पॉजिटिव होता, Q1 नेगेटिव होता, तो बस होता क्या? सपोज हम दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक चार्ज होता पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होता नेगेटिव, तब होता क्या? ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऑपोजिट चार्ज है, ये इसको क्या करता? अट्रैक्ट करता। अरे हाँ, एक और चीज़,
ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्कस पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अभी जैसे मैंने दो चार्जेस बनाए थे Q1 और Q2, आप ऑलरेडी ये जानते हो कि इनके बीच में दो ही पॉसिबिलिटी हैं। दो ही पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल। किस, अच्छा फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका डायरेक्शन हमेशा होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये दो चार्जेस या कोई भी दो चार्जेस एक दूसरे को चाहे अट्रैक्ट करें चाहे वो रिपेल करें, लेकिन वो फोर्स हमेशा उसी लाइन के अलोंग लगेगा जो उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। जैसे इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो अगर Q2 चार्ज को Q1 को अट्रैक्ट करना होगा तो इसी लाइन के अलोंग, तो इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा, और अगर रिपेल करना होगा तो इसी लाइन के अलोंग करेगा। तो यानी कि जो भी फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं चार्ज एक दूसरे पे, वो हमेशा एक दूसरे को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही करते हैं। सपोज एक चार्ज यहाँ होता, एक चार्ज यहाँ होता, तो ये वाला चार्ज इसको, जो लाइन को ज्वाइन कर रही इस लाइन के अलोंग ही हमेशा फोर्सेस लगाएगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव। नेचर आप कैसे गेस करोगे, तो बस ऑपोजिट चार्जेस होंगे। सपोज जैसे मैंने लिया था ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ करेगा रिपेल, ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी इसको करेगा अपनी तरफ रिपेल। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर होते तो बस फोर्स का जो डायरेक्शन होता वो ऐसा होता, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था, कि जितना फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा होगा दूसरा वाला भी पहले वाले पे उतना ही लगा रहा होगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा चार्ज छोटा है। ठीक है, अच्छा तो अब ज़रा इस फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पहले तो ज़रा ये जो फोर्स का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², इसमें ज़रा इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो 1/4πε0 है, इसमें ये एक सिंबल है। ये सिंबल क्या होता है, तो आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ज़रा इस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को आप एप्सिलॉन या एप्सिलॉन पढ़ते हो, और ये सिंबल क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी डिनोट करेगा ये, तो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी। अब किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, तो एक बात समझो, वो ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, मैंने उन दोनों को इतनी डिस्टेंस पर रख दिया एयर में, ये दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। अब सपोज़ मैं कोई चेंज ना करूँ, ना चार्ज में ना डिस्टेंस में, बस सीधे से इसको उठा करके मैं पानी के अंदर डुबो दूँ या किसी दूसरे ऑयल में डिप कर दूँ, क्या उनके बीच में अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा जो एयर में लग रहा था, तो नहीं। दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में रखे हैं। मतलब कोई मीडियम फोर्स को कितना परमिट करता है या अलाउ करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए फोर्स के फॉर्मूले में चार्जेस और डिस्टेंस के अलावा एक और चीज़ आती है जो फोर्स को रिलेट करती है, जिस पे फोर्स डिपेंड करती है, वो क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी किसकी होती है, मीडियम की होती है। और मतलब क्या होता है परमिटिविटी का, तो कोई भी मीडियम फोर्स को कितना परमिट कर रहा है वो उसकी परमिटिविटी होती है। तो हर मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होगी, कोई मीडियम की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। अच्छा, तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को डिनोट करने के लिए सिंबल है एप्सिलॉन। अगर हम एप्सिलॉन के साथ नीचे नॉट लगा देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये डिनोट कर रहा है, ये भी अभी भी परमिटिविटी डिनोट कर रहा है, लेकिन नीचे जो नॉट सिंबल लगा दिया है वो नॉट सिंबल की वजह से हम इसको बोलते हैं ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। और अगर आपको याद हो, फ्री स्पेस का मतलब होता था हमारे लिए एयर या फिर वैक्यूम। तो क्योंकि एक्चुअल में यूजुअली हमको जो डील करना है वो मैक्सिमम एयर में या वैक्यूम में ही करना है, तो हमारे लिए सबसे कॉमन जो मीडियम्स होने वाले थे वो ये थे। तो हम लोगों ने एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी को अलग से सिंबल दे दिया और इसकी वैल्यू को याद भी कर लिया। इसकी वैल्यू भी हम उम्मीद करेंगे क्वेश्चन में दी होगी, लेकिन अगर आपको याद हो गॉस थ्योरम में भी एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते थे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखोगे तो फ़ायदा होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या किसी को इसका यूनिट पता है, तो जल्दी से लिखो, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 सेकेंड 6 सेकेंड्स है। इसका यूनिट किसी को अगर याद हो, परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है, बताओ भाई। किसी को आइडिया,
तो ये वैल्यू किसका लिखा हुआ है? ये हमने वैल्यू लिखा हुआ है परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम का। इसका यूनिट मैं पूछ रहा हूँ, तो किसी ने बोला है नहीं मालूम, तो चलो देखो इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट को ध्यान रखना। क्यों यूनिट को ध्यान रखना या क्यों यूनिट पे हम इतना एम्फेसिस दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा क्लास 11th में आपने डायमेंशंस निकालने सीखे थे, और अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको किसी क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ लिया जाए, और डायमेंशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए यूनिट। यूनिट नहीं पता होगा तो डायमेंशन नहीं लिख पाओगे, सीधी बात। तो इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो क्योंकि हमारे लिए सबसे कॉमन मीडियम होने वाले थे एयर और वैक्यूम, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसकी वैल्यू याद कर ली और एक बार 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को रख करके सॉल्व कर लिया। अगर आपको याद हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे को जब हम रख के सॉल्व करते हैं तो हमको वैल्यू मिलता था 9 × 10⁻⁹। और इसका यूनिट क्या होता था? जस्ट इसको ऑपोजिट। अगर इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 और पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी वही यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो सारी यूनिट क्या कर दोगे, इन्वर्स। मतलब यहाँ पे पर न्यूटन था तो न्यूटन ऊपर आ जाएगा, पर मीटर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर जो ऊपर था वो चला जाएगा नीचे। तो ये जो वैल्यू थी ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की थी, और ये आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय रखते थे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा? आपने देख लिया दो चार्जेस को बीच में लगने वाला फोर्स आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में जो सिंबल था इसका मतलब आपने देख लिया। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक वर्ड होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या पता है? इसका सिंबल वैसे कोई आइडिया किसी को? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं? ठीक, कैपिटल के। अच्छा, कैपिटल के सिंबल से हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है तो सुनो। अच्छा देखो, अगर तुम लोग को याद हो, तुम लोगों ने ऑप्टिक्स में लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? तो हर मीडियम में लाइट की स्पीड थी अलग अलग, और हम हर मीडियम में लाइट की स्पीड याद नहीं रख सकते थे, तो हम लोगों ने किया क्या था, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया था। वो छोटे छोटे वैल्यू होते थे, याद रखने में आसानी होती थी। सेम काम यहाँ पे भी। सोचो, एयर की परमिटिविटी की वैल्यू ये रही, इतनी बड़ी। ऐसे ही हर मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होगी, तो हर मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू याद रखना हमारे लिए है मुश्किल, तो हम ये काम करना नहीं प्रेफर करेंगे। इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हर मीडियम का हम लोग ये परमिटिविटी तो याद रख नहीं पाएंगे, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे? तो हमें पता था सबसे हल्का मीडियम कौन सा होता है, एयर, यानी कि सबसे कम या सबसे ज़्यादा जो भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे परमिटिविटी और फोर्स इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो परमिटिविटी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फोर्स उतना कम होगा। ठीक, तो यानी कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है किसी दूसरे मीडियम से, तो जिस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जहाँ पे परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे फोर्स कम लगेगा। रीज़न, जो परमिटिविटी होती है वो फोर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। अच्छा ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम लोगों ने क्या किया, तो एयर की परमिटिविटी की वैल्यू ये सबसे कम होनी चाहिए या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है वहाँ पे। तो यानी कि बाकी मीडियम्स की वैल्यू क्या होगी, इससे कम ही होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें सबसे बड़ी वैल्यू पता है, तो हमने हर मीडियम का रेशियो निकाल दिया परमिटिविटी का। किसके साथ? परमिटिविटी ऑफ एयर के साथ। जैसे याद को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते थे, हर जो भी क्या कहते हैं स्पीड है लाइट की, उसको हम लोग दोनों मीडियम्स का डिवाइड कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सेम यहाँ पे भी दोनों मीडियम का, यानी कि दोनों मीडियम कौन सा, एक वो मीडियम जिसका तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाह रहे हो, दूसरा मीडियम हमेशा कौन सा, एयर। तुमने रेशियो निकाला, रेशियो निकालने पे एक कांस्टेंट मिलता है, क्योंकि देखो किसी ने पूछा एफ फॉर एयर इज मैक्स, मतलब एयर में जो फोर्स रहेगा दो चार्जेस के बीच में वो मैक्सिमम होगा। क्यों? तो उसका आंसर है क्योंकि परमिटिविटी का वैल्यू फॉर एयर इज क्या होगा, सोचो, फोर्स अगर मैक्सिमम है तो परमिटिविटी का वैल्यू मिनिमम होगा। तो सिंस द परमिटिविटी ऑफ एयर इज मिनिमम, देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस इन एयर या वैक्यूम इज मैक्सिमम। ठीक, फिर से समझो क्या मैंने बोला। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे की चीज़ें,
मतलब फोर्स और परमिटिविटी एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। तो फोर्स एयर में लगती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फोर्स का मतलब परमिटिविटी की वैल्यू होगी मिनिमम। अब हमने क्या किया, सपोज कोई मीडियम है जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम, मीडियम की परमिटिविटी। एयर की परमिटिविटी क्या है, तो एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का रेशियो निकाल दिया परमिटिविटी ऑफ एयर के साथ, और जो कांस्टेंट टर्म हमको मिलेगा इसको करने के बाद उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता था, क्यों? क्योंकि वो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो था, ऊपर भी परमिटिविटी है नीचे परमिटिविटी है, मतलब ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये जो वैल्यू आएगा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, किस मीडियम का होगा, जो जिसकी परमिटिविटी तुमने ऊपर रखी हुई है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो हम भले मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू ना याद रख पाएँ, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाता है। क्या? अगर आप इसको थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एयर की परमिटिविटी होती है। तो यानी कि हमको अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा याद ही होती है हमें। हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके उसकी परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो यस, एप्सिलॉन नॉट इज मिनिमम फॉर ए। अच्छा, अब इसके बाद तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आपको कूलम्स लॉ से मिला है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ दो चार्जेस के लिए लग सकता है। मतलब देखो, किसी ने ज़रा कुछ क्वेश्चन हम लोग आंसर कर लेते हैं। किसी ने पूछा है व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अगर मैं डिफाइन करूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है। फॉर्मूले से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ये फॉर्मूला था। तो व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ द रेशियो दो चीज़ों का, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब जो भी मीडियम की परमिटिविटी है टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एयर या वैक्यूम, जो भी इसका रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका? किसी मीडियम का। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज सिंपली द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज़ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आता है ये, अच्छा मे बी ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिले भी। क्वेश्चन क्या आता है, सपोज दो चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज R, और ठीक है इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स तुम्हें दे दिया F। सपोज क्वेश्चन ये आया कि देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस दैट डिस्टेंस R, जिनके बीच में फोर्स लग रहा है कितना F। अब सपोज उसने बोला कि हमने क्या किया, वी रिप्लेस द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। पहले जो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या था, एयर था, हमने उसको रिप्लेस कर दिया किससे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा। सपोज ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे भी दिया कि हमने ऐसा मीडियम को फिल किया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज 8, तो क्या होगा। तो क्वेश्चन मैं को फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन सपोज क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा था F। कब लग रहा था, जब दोनों के बीच में थी एयर। फिर क्या किया, हमने दोनों के बीच के मीडियम को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 8। अब फोर्स क्या हो जाएगा, तो सोचो हमेशा इसको कैसे करोगे, और ये चीज़ अगर लॉजिक दिमाग में बैठ जाएगा तो तुम इस क्वेश्चन पे 2-5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ उतना टाइम तुम्हें इसमें देना पड़ेगा जितना तुम्हें क्वेश्चन को आंसर में टिक करने में जाता है। कैसे देखो, अच्छा पहले चार्जेस के बीच में एयर था, तो मतलब पहले जो फोर्स F था वो तो कैसे निकाला होगा तुमने, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ऐसे ही निकाला होगा F का वैल्यू। फिर क्या किया तुमने, बीच का मीडियम एयर हटा दिया, और अच्छा जब एयर था तो हमने एप्सिलॉन नॉट रखा था, एयर की जगह अब तुमने एक ऐसा मीडियम रख दिया जिसकी परमिटिविटी तो पता नहीं है लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है 8, तो फोर्स बदल जाएगा। सपोज नया फोर्स हो गया F', यही तो हमें बताना है कि नया फोर्स कितना हो जाएगा। वो कैसे निकालते हैं, तो 1/4πε0, चार्जेस तो अभी भी वही हैं Q1 Q2 अपॉन R²। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, जब तक एयर था तब तक हमने रख दिया था एप्सिलॉन नॉट,
लेकिन अब एयर नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट रख नहीं सकते, रखना पड़ेगा क्या, इस मीडियम की परमिटिविटी। और इस मीडियम की जो भी परमिटिविटी है उसको मैं उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एयर की परमिटिविटी लिख सकता हूँ। ये तुमने कहाँ से निकाला, इस रिलेशन से जो अभी हमें मिला था कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इक्वल होती है के इंटू एप्सिलॉन नॉट के। तो यानी कि मुझे ये रखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट की जगह, तो मैंने एप्सिलॉन नॉट की जगह रख दिया 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों रखा 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब ज़रा डिफरेंस देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई 8 को हटा दें, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतनी चीज़ तो दोनों में कॉमन ही है और तुमको पता है कि इतनी चीज़ को सॉल्व करने पे क्या आएगा, f। तो इतनी पूरी चीज़ की जगह हम f रख दें, तो f डैश कितना आया, f/8। f/8 मतलब जो नया फोर्स है वो पुराने वाले फोर्स का 8 टाइम्स हो गया। 8 टाइम्स हो गया मतलब 8 टाइम्स कम हो गया। बात समझे, क्या ये सबको समझ में आया कि अगर हम लोग, तो बेसिकली तुम ये याद रखोगे, अगर तुम जो स्पेस है बिटवीन द चार्जेस उसको एयर के अलावा किसी मीडियम से रिप्लेस करोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होगा, तो उतने ही टाइम्स उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स वो फोर्स कम हो जाएगा। मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, तो न्यू फोर्स विल ऑलवेज बी जो भी पुराना फोर्स था इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिसमें ऐसा कह देगा कि मीडियम बदल दिया या कुछ वैसा कर दिया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें दो चार्जेस तो अब मुश्किल ही होंगे। क्यों, क्योंकि दो चार्जेस के लिए तो हम लोग सीधे सीधे क्या यूज़ कर देंगे, कूलम्स लॉ, हमको पता है। और दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि सिंपल है, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी के अलॉन्ग या तो ट्रैक करेगा या तो रिपेल करेगा। क्या रिपीट कर दूँ मैं जो अभी मैंने बताया था रिगार्डिंग न्यू फोर्स। तो सुन लो, हमने ये कहा था कि अगर कोई दो चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, उनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है F, अगर मैं उनके बीच में जो स्पेस है उसको एक मीडियम से रिप्लेस करता हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K, तो जो भी न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो हमेशा उतने टाइम्स डिक्रीज़ करेगा, यानी कि K टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यानी कि अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है क्या, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ मीडियम इज रिप्लेस फ्रॉम या विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, द फोर्स विल डिक्रीज K टाइम्स। जो भी तुम्हारा फोर्स होगा वो K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आया त्रिशा, ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि जो भी आपका नया फोर्स होगा वो आप कैसे निकालोगे, जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया था उसको आप डिवाइड करके निकालोगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स करते समय, क्योंकि न्यूमेरिकल्स या सॉरी जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, फोर्स से रिलेटेड मिलेगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और दोनों के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे फोर्स हो, एक ही बात कहता है क्या, अगर जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्जेस प्रेजेंट हैं, सॉरी दो से ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्जेस प्रेजेंट है, सपोज ये ऐसे केसेस में अगर दो चार्जेस सिर्फ होते तो हम निकाल लेते हैं कूलम्स लॉ से कितना फोर्स लगेगा। लेकिन अगर एक और चार्ज या और चार्जेस इसमें आ जाते तब तो ऐसा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि सपोज अगर सिर्फ Q1 पे मुझे देखना है कितना फोर्स लग रहा है, कभी ऐसा चार्ज आता है क्या, क्वेश्चन आया कि 3 चार्जेस हैं, उनको आपने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे कि उनको हम एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पे रख देंगे या फिर ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रख देंगे। तो उसमें करना आपको क्या होगा, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना है, सारे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एक समय पे एक ही चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। मतलब तुम सारे चार्जेस पे लगने वाला फोर्स एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक, इतनी काबिलियत अभी हम में नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एक बार में एक चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे। तो सपोज उसने पूछा बताओ व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन Q2 चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा, नेट फोर्स जब कोई पूछेगा तो तुमसे पूछेगा कि सारे चार्जेस की वजह से टोटल कुल मिला के कितना फोर्स लग रहा है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए इंडिविजुअल फोर्सेस मतलब अगर Q2 की बात कर रहे हो तो Q2 के आसपास Q4, Q1 और Q3 3 चार्जेस हैं और तीनों क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे।
अभी के लिए सपोज मान लेते हैं कि तीनों सब के सब पॉजिटिव हैं, तो Q4 और Q2 ये लाइन ज्वाइन कर रही है और ये इसको रिपेल करेगा किस तरफ, तो रिपल्शन का डायरेक्शन होगा, तो रिपल्शन का डायरेक्शन होगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि दो चार्जेस जो फोर्स लगाते हैं वो हमेशा उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगाते हैं। तो Q4 इसको रिपेल करेगा इस तरफ, इसको बोल देते हैं F4। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इसको रिपेल करेगा इस तरफ, इसको बोल देते हैं F1। ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा किधर, इस तरफ, F2 बोल देते हैं। तो जो Q1 चार्ज या Q2 चार्ज था तुम्हारा, जिस पे तुम टोटल फोर्स निकालने जा रहे थे, टोटल उस पर ये तीनों फोर्स लग रहे हैं। और अगर तुम्हें नेट फोर्स निकालना है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तुम्हें करना क्या पड़ेगा, सारे सबको वेक्टर सम करना है। अब यहाँ पे थोड़ा काम आएगा 11th का, अगर 11 ढंग से नहीं पढ़ा तो कुछ चीज़ें 11th की तुम्हें पढ़नी पड़ जाएंगी। जैसे दो वेक्टर्स, जैसे अब जाहिर सी बात है ये अगर स्केलर्स होते तो हम सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, इनको कोई दिक्कत ना होती। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और सबके डायरेक्शन अलग अलग हैं, सबके बीच में कुछ कुछ एंगल्स हैं, तो हम डायरेक्टली ऐड कर नहीं सकते। ऐसे केसेस में ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो जो क्लास 11th में आपने सीखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। सपोज आपके पास आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी। आई गेस इस कलर की विजिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो सपोज क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो आपने क्लास 11th में फॉर्मूला सीखा था दो वेक्टर्स को ऐड करने का, और वो था क्या, फॉर्मूला था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होता था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको कई जगह यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसको ध्यान रखोगे। कोई भी दो फोर्सेस या कोई भी दो वेक्टर्स पता होंगे, सपोज ने कहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब मैंने क्या किया, तीनों पे एक एक चार्ज रख दिया, Q Q Q। तुमसे पूछा बताओ नेट फोर्स Q पे कितना लगेगा, तो पहले तुम डायग्राम बनाओगे, तुम कहोगे ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, टोटल फोर्स जो आएगा वो इन दोनों का वेक्टर सम। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो तुम्हें पता होता कि सारे एंगल 60 डिग्री हैं, यानी ये भी 60 डिग्री हैं। मैग्नीट्यूड यानी ये फोर्स कितना है और ये फोर्स कितना है, वो तो तुम निकालोगे कैसे, कूलम्स लॉ से, 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन जो भी सपोज इसकी साइड दिया है A, तो A का स्क्वायर। तो तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड पता होगा, इसका मैग्नीट्यूड पता होगा, और तुम्हें पता है क्या, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। तो अब तुम यूज़ करोगे ये फॉर्मूला, जहाँ पे A वेक्टर हो गया तुम्हारे लिए ये जो भी आया हो मैग्नीट्यूड, B वेक्टर हो गया ये, इक्विलेटरल है तो दोनों सेम ही आएंगे, और कॉस थीटा, थीटा तुम्हारे लिए क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लास्ट एट द एंड ऑफ द क्लास नोट कराऊंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो अगर कुछ तुमने नहीं भी नोट किया तो मैं कुछ पॉइंट्स ज़रूर नोट करवाऊंगा तुमको। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता है, और सेम काम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करोगे। मतलब अगर किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं और किसी एक पॉइंट पे उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट्स पे पहले तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर सबका वेक्टर सम कर देना, और वेक्टर सम के लिए फॉर्मूला ये। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो ही फोर्स मिलें, हो सकता है जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस है तो 3 फोर्स थे, ऐसे में क्या करोगे, तो ऐड करने के लिए यही फॉर्मूला है, और ऐड एक बार में दो ही वेक्टर्स को करोगे, तो तुम दो दो के पेयर बनाना। जैसे पहले तुमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लिया, जो इनका रिजल्टेंट आंसर आएगा फिर तुम उनके बीच में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, जब हम लोग क्वेश्चन आएगा तो डिपेंड करेगा फिगर पे कि क्या एंगल है और कितने फोर्सेस हैं। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और अगर मैं स्टेटमेंट में बोलूँ तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, यूज़ कैसे करोगे, तो अगर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होगा, या आई डोंट थिंक कैलकुलेटर्स आर अलाउड, ठीक है। हाँ, तो ग्रीन डायग्राम में 3 चार्जेस है ना, तो उसके लिए आप करोगे क्या, उसमें आप पहले कोई दो फोर्सेस को ऐड करोगे, जो उसका रिजल्टेंट आएगा ऐड करने के बाद उसको आप तीसरे वाले के साथ ऐड करोगे और फाइनल आंसर निकालोगे। और कैलकुलेटर्स आई डोंट थिंक अलाउड होंगे, बट आई विल चेक, बट आई डोंट थिंक सो। कैलकुलेटर्स मुश्किल है, ठीक है, वो सिर्फ ISC प्रोवाइड करता है, वो भी 12th तक।
ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स के बारे में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत अभी के लिए नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन में आएगा वो आप पढ़ते जाओगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, फोर्स कभी भी निकालोगे उसका यूनिट हमेशा न्यूटन आएगा, ये बात तो याद होनी ही चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। इतना जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं ई। ऊपर मैं वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होगा ही होगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद में तो एक चार्ज के आसपास की जगह होती है। तो अगर ये एक चार्ज है तो इसके आसपास का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर तुम कहीं पे रख दो तो उस पर फोर्स लगे। अब अगर पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो रिपेल कर देगा, नेगेटिव रख दोगे तो अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन फोर्स ज़रूर लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक, अब बात इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बात किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरी जगह को कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पूरी स्पेस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं जितने चाहूँ उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क कर सकता हूँ। मतलब सपोज ये चार्ज था, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैं जितने चाहूँ उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मार्क कर सकता हूँ। और क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, तो इनमें से किसी पॉइंट पर अगर चार्ज रखोगे तो वहाँ पे फोर्स तो लगना ही लगना है। लेकिन हमें पता है क्या, जो फोर्स का फॉर्मूला है वो ये चीज़ हमें बताता है कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब चार्ज से जितनी दूर जाते जाएंगे यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होता जाएगा। तो इस रूल के हिसाब से हम इतना जानते हैं क्या कि सपोज सबसे दूर पॉइंट कौन सा है, सी। अगर सी को चलो दूर कर ही लेते हैं, तो सी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो सबसे कम फोर्स इस पे लग रहा होगा। उससे पास है बी, तो इससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स यहाँ लग रहा होगा। उससे ज़्यादा पास है ये, उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ लग रहा होगा। और ये बात हमने किस चीज़ के बिहाफ पे बताई, तो हमने ये देख के बताया कि कौन सा चार्ज हमारे सोर्स वाले चार्ज के कितने पास है। क्यों, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। तो जितना दूर जाता जाएगा तुम्हारा चार्ज डिस्टेंस या फोर्स उतना कम होगा। तो यानी कि मैंने ये देखा कि ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, लेकिन इस पॉइंट पे फोर्स ज़्यादा लगता है, इस पॉइंट पे कम लगता है, इस पॉइंट पे उससे भी कम लगता है। यानी कि हर पॉइंट पे फोर्स सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी थी, लेकिन हर पॉइंट पे चार्ज को अगर रखा जाए तो फोर्स अलग अलग लगते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भले ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हर पॉइंट पे ये जो अलग अलग चीज़ है उसको हम बोलते क्या है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पॉइंट्स की होती है। और इंटेंसिटी मतलब यही होता है ना, कितना ज़्यादा या कितना कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमारा मतलब यही होता है, हम क्या देख करके बताते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम। ये देख करके कि एक चार्ज को वहाँ रखने पे उस पर कितना ज़्यादा या कितना कम फोर्स लगता है। तो आपने 11th या जब आप 12th पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा, एक नाम सुना होगा, ये टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या था, तो डिनोट करते थे इसको Q0 से। और होता क्या था, तो अपने एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आप चूज़ करते थे, बहुत छोटा। इसलिए छोटा चार्ज चूज़ करते थे ताकि वो आपके मेन चार्ज को डिस्टर्ब ना कर दे। तो ये टेस्ट चार्ज था। तो अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को इन सारे पॉइंट्स पे रखूं तो सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ लगेगा, इसलिए हमने कहा इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज की नहीं होती है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वो पूरी स्पेस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट की होगी। और कैसे निकालोगे, तो जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल रहे थे, कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, E=F/Q। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को वन लाइन में अगर डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को उस पॉइंट पे रखने पे पर यूनिट कितना फोर्स लग रहा है, वही चीज़ तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से इसका SI यूनिट ध्यान रखोगे। और फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट मत भूलना, यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कई बार क्वेश्चन में अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि जो चीज़ दी है वो क्या चीज़ दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, तो भी आप अगर यूनिट का क्वांटिटी का यूनिट देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूनिट तो इसका होता है, तो ये वही क्वांटिटी होगी ना। तो यूनिट से याद रखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का यूनिट था न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट है न्यूटन पर कूलम। अच्छा, क्या किसी को इसका कोई और यूनिट पता है?
मैं आपको ये बताता हूँ, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और मिला था। क्या किसी को पता है? अगर पता हो तो प्लीज़ भेजो। किसी ने भेजा है वोल्ट पर कूलम। वोल्ट पर कूलम नहीं, वोल्ट पर कूलम की जगह कुछ और होता है। तो अगर आपको याद हो, आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये तो माइनस डी वी बाई डी आर, इस वाले फॉर्मूले से अगर आप यूनिट देखोगे तो वोल्ट, नीचे मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ये भी एक कॉमन यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कई बार वोल्ट पर मीटर में भी अगर कुछ दिया हो तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका फॉर्मूला याद रखोगे। और जब इसको एक्सपैंड किया था आपने तो याद करो, आपको फॉर्मूला मिला था कि किसी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे हो, सपोज एक चार्ज है क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो फॉर्मूला था 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने और क्या पढ़ी थी? हाँ, तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये याद रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और कई बार आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा डायग्राम्स के फॉर्म में। तो फिजिक्स के पेपर में डायग्राम्स मिलना बहुत कॉमन बात है, और कई बार डायग्राम देख के लोग डर भी जाते हैं, ग्राफ या डायग्राम देख के। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है, दिखती है नहीं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जानते हो आपने हम लोग क्या करते हैं? लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखना हमेशा। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा डायरेक्टेड होते हैं आउटवर्ड्स। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका डायरेक्शन होगा चार्ज से अवे पॉइंटेड। जस्ट ऑपोजिट, कोई नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसका डायरेक्शन हमेशा होता है टूवर्ड्स द चार्ज, ऐसा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव करती है, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शंस क्या होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिफरेंस जो है वो, अच्छा एक चीज़ कॉमन भी है, एक डिफरेंस और एक कॉमन है। कॉमन बात क्या है? तो कॉमन बात तो ये है कि जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, वैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और रीज़न वही, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो डायरेक्शंस होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन करते हैं। लेकिन याद करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप्स बनाते थे, मतलब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्टेड होते थे, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट होता था साउथ से नॉर्थ, लेकिन वो क्लोज लूप बनाते थे, मतलब जिस पॉइंट से शुरू होते थे ख़त्म भी वहीं होते थे। इनके साथ ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं या कर्व्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब कि क्लोज लूप नहीं बन सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ शुरू हो घूम करके वहीं पे आके ख़त्म हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट, ओरिजिनेट किसी और जगह करती हैं, एंड कहीं और करती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसा नहीं होता था। तो ये प्रॉपर्टीज़ याद रखोगे, ये डायरेक्शन याद रखोगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी हम लोग बनाएंगे उसका डायरेक्शन मार्क क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता था, चीज़ जिस पे क्वेश्चंस आते थे, और वो क्वेश्चंस क्या थे? जैसे पहले तो हमें इसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? तो अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल चलो मैं समझा दूंगा किसी को, अगर मेरे को आंसर अगर दे पाओ। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या था, चलो पहले मैं बता भी देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी होगी। तो अगर आप दो चार्जेस को कुछ दूरी पे रख देते थे, और दो चार्जेस की स्पेशलिटी क्या होती थी? दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हों, इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। तो मतलब अगर एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज को मैं कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कर दूं, सपोज ये ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे, तो ये इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते थे। ट्रू, ठीक। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन नेचर, सॉरी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस। ये डायपोल का सेंटर हो गया। और ये डायपोल की लेंथ है।
चलो मैंने तो आंसर ही दे दिया, वैसे मैं यही पूछने वाला था कि इसको हम लोग बोलते क्या हैं। अगर आपको याद हो, जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होती है इन केस ऑफ डायपोल, उसको हम लोग या तो 2a सिंबल से या फिर 2l सिंबल से डिनोट करते हैं। मतलब ये पूरी डिस्टेंस को या तो 2a बोलते हैं या तो 2l बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते थे इसको पूरे को a या r जैसे हमेशा करते हैं वो कर सकते थे, ऐसा क्यों? ठीक, नहीं बोलते, लेकिन ऐसा क्यों? मतलब हमेशा कभी इसको a या l नहीं लेते, हमेशा 2a लेते हैं या 2l लेते हैं। रीज़न उसका क्या है? डायपोल ये नहीं है, ये भी नहीं है, डायपोल ये पूरा चीज़ है। तो अगर मुझसे कभी पूछा जाएगा ये बताओ, एक पॉइंट कहीं मार्क करते हैं यहाँ, पॉइंट x, अगर कोई मुझसे पूछेगा ये बताओ पॉइंट x इस डायपोल से कितनी डिस्टेंस पे है, तो मैं कहाँ से बताऊँगा, यहाँ से कि यहाँ से? तो ना यहाँ से ना यहाँ से। किसी भी डायपोल से अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो कभी भी किसी पॉइंट की अगर डिस्टेंस मेजर करनी होगी डायपोल से तो हमेशा कहाँ से मेजर करोगे? सेंटर से। इसीलिए हम लोग करते क्या हैं, क्योंकि हमें सेंटर से मेजर करना होता है, इसीलिए हम लोग टोटल को 2a ले लेते हैं, ताकि जब हमको हाफ डिस्टेंस चाहिए होगी तो हमें फ्रैक्शन में काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बेसिकली ये काम करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन हाँ मैं एक पूछने वाला था, क्वेश्चन मेरा ये है, जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है इसको हम लोग 2l से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहले तो मैं ये बता दूं, अगर नहीं पता तो ये ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके और मुझे वेक्टर का साइन लगाना चाहिए। क्या ये बात पता थी आपको कि लेंथ ऑफ डायपोल वेक्टर क्वांटिटी होती है? मतलब दोनों डायपोल के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा। अगर किसी को लेंथ ऑफ डायपोल का डायरेक्शन पता हो तो बताओ। फिर से मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला दोनों डायपोल, मतलब सॉरी, डायपोल में जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम 2a या 2l से डिनोट करते थे, इसको बोलते थे क्या? लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ ऑफ डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहले तो ये याद रखना, लेंथ ऑफ डायपोल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होता है? तो लेंथ ऑफ डायपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये डायरेक्शन होता है लेंथ ऑफ डायपोल का। इस चीज़ को ध्यान रखना, हम लोग बाद में कभी इस पर डिटेल में चर्चा भी करेंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए ध्यान रखना, लेंथ ऑफ डायपोल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन हमेशा होता है किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब हर डायपोल बनाने में कुछ चाहिए थोड़ी ना, दो इक्वल अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रख दो, बन गया डायपोल। तो कोई भी दो अलग अलग डायपोल को तुम डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो हम लोगों ने किया क्या, हर डायपोल के लिए एक क्वांटिटी निकालनी शुरू की। वो क्वांटिटी का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने कहा कि जितने भी डायपोल्स हैं हर डायपोल का हम डायपोल मोमेंट निकालेंगे। डायपोल मोमेंट का सिंबल किसको पता है? डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है P, राइट। और कैपिटल P से तो प्रेशर डिनोट करते हैं, हमेशा स्मॉल p डायपोल मोमेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो डायपोल मोमेंट हो गया P। फॉर्मूला होता था क्या? तो डायपोल बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। तो Q चार्ज से बना है डायपोल, प्लस Q माइनस Q मतलब Q चार्ज है, Q इंटू जो भी डायपोल की लेंथ है, मतलब 2a या 2l, Q इंटू 2a या 2l। अच्छा, क्योंकि 2a एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो याद रखो डायपोल मोमेंट भी तुम लोग ने पढ़ा होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। अच्छा, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बताओ भाई, ये आंसर। अबाउट डेफिनेशंस, देखो बेटा डेफिनेशंस आपसे पूछी नहीं जानी है, मतलब आपको, क्योंकि MCQ सॉल्व करने लॉजिकल बेसिस पे, लेकिन हम आपको डेफिनेशंस देंगे ज़रूर, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डेफिनेशंस के पीछे नहीं भागना है। अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं याद हो रही है वो आपका मैटर नहीं है, समझना है आपको उस चीज़ का मतलब, ताकि जब क्वेश्चन आएगा तो आप उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करके उस पर सही कंक्लूजन निकाल पाओगे बेसिकली। हाँ, तो मैंने ये क्या पूछा था कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो ये हो गया 2aq। अगर लेंथ वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका कुछ डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन क्या है? तो सिंपल, चार्ज तो स्केलर है, चार्ज का कोई डायरेक्शन होता नहीं। 2a जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायपोल मोमेंट का भी होगा। तो डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। तो डायपोल के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखोगे क्या,
इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, कुछ डिस्टेंस पे रखे हों। लेंथ ऑफ डायपोल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट किसी भी डायपोल के लिए निकाल सकते हो, कैसे? जो भी चार्ज है इनटू लेंथ ऑफ डायपोल, और वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन सेम एज लेंथ ऑफ डायपोल। अब यूनिट, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा भाई? कम ऑन, सिंपल है। डायपोल मोमेंट का यूनिट होगा कूलम मीटर, राइट? तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, तो कूलम मीटर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे क्योंकि लिखना नहीं होगा आपको, सब टिक करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कूलम मीटर लिखते समय कभी स्मॉल सी मत यूज़ करना, वरना उसको सेंटीमीटर आदमी पढ़ लेगा और उसको कोई मतलब नहीं बचेगा फिर। तो कूलम का सी हमेशा कैपिटल रखना, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये डायपोल के बारे में याद रखोगे। फिर डायपोल के बारे में दो फॉर्मूलेज बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने थे। क्या क्या? पहला, डायपोल के लिए दो पोजीशंस होते थे। अगर ये डायपोल है कंटेनिंग चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, ये रहा डायपोल का सेंटर। अब पहले दो वर्ड्स क्लियर कर लेते हैं। एक डायपोल के लिए हम लोग दो लाइंस की बात करते हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। दोनों में फ़र्क क्या है? डायपोल की एक्सिस क्या होती है? तो डायपोल की एक्सिस वो लाइन होगी जिस लाइन के अलोंग तुम्हारा डायपोल प्लेस्ड है। तुम्हारा डायपोल इस लाइन के अलोंग रखा हुआ है। अगर तुम्हारा डायपोल ऐसे रखा होता तो ये लाइन होती। तो तुम्हारे चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यही डायपोल की हमेशा क्या होगी? एक्सिस। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग एक्सियल लाइन या फिर एक्सिस बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी? तो वो लाइन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, पहली चीज़, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब ऐसी, और डायपोल के सेंटर से पास कर रही हो। ये इक्वेटोरियल लाइन का डेफिनेशन है। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? तो कोई भी ऐसी लाइन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास कर रही हो, ये इक्वेटोरियल लाइन। तो आपने याद करो डेरिवेशंस किए थे और फॉर्मूलेज निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो क्योंकि फॉर्मूले बड़े हैं, मैं आप लोगों से टाइप करने को तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इनको नोट ज़रूर कर लेना। अब एक चीज़ पहले ध्यान रखना, जब आप इनको डराइव कर रहे थे तो याद करो फाइनल फॉर्मूला जो आपने याद रखा था। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस जब आपने निकाला था, उसका फॉर्मूला आया था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। अच्छा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो फॉर्मूला तुमने निकाला था, ये फॉर्मूला निकाला था फॉर शॉर्ट डायपोल्स, छोटे डायपोल्स के लिए। और छोटे डायपोल्स से हमारा मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो डिस्टेंस हमने लिया है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू डायपोल की लेंथ। तो ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करेंगे ना जब डायपोल बहुत छोटा होगा। अगर डायपोल छोटा नहीं है तब क्या करोगे? तब तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर दोगे। तब क्या यूज़ करोगे? तब इसके ओके वीडियो लैग कर रहा है, मेरे को 1 मिनट देना, लेट मी चेक कनेक्शन। क्या अभी मेरा वीडियो लैग कर रहा है? ओके तो कंटिन्यू करते हैं। पहले भी एक बार आप अपना कनेक्शन चेक कर लो। ओके तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? तो अच्छा, तो तब तुम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? तब तुम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करोगे, तब तुम यूज़ करोगे वो फॉर्मूला जो इसके एक स्टेप पहले था, और वो भी याद रखना ज़रूरी है। और वो था क्या? तो इसके एक स्टेप पहले जो आया था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो डेरिवेशंस याद नहीं रखने, डेरिवेशंस करने नहीं, लेकिन एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए, एक्सप्रेशंस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 2p/r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन था जो कि आया था ऑन द एक्सिस फॉर एनी डायपोल। ठीक, तो किसी भी डायपोल के लिए आपने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया था। ठीक है, आपका भी ओके गुड। ठीक, तो एक्सिस पे आपने ये निकाला था, और अगर इसी को आप शॉर्ट डायपोल्स के लिए निकालते थे तो शॉर्ट डायपोल्स के लिए आपने a² को इग्नोर कर दिया था, तब आप यहाँ तक पहुँचे थे। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप नोट कर लोगे और याद रखोगे। अच्छा, अब एक चीज़ और, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन चार्जेस के बिहाफ पे, जैसे जब भी मैं कोई पॉइंट चूज़ करूँगा इस तरफ, मतलब पॉजिटिव पॉइंट के या पॉजिटिव चार्ज के इस साइड, हमेशा पॉजिटिव चार्ज पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक होगा
नेगेटिव चार्ज होगा दूर, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा जो कि पास में है, और नेगेटिव चार्ज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि जो बनेगी एक दूसरे से, ओके बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लिखवाते हैं। तो ठीक है, तो आर्क हम लोग क्या बात करें, हाँ ठीक है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, आप सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये। नेगेटिव चार्ज के लिए मतलब कि अगर आप इधर कोई पॉइंट चूज़ करोगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पास होगा, तो ये इस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगा। इस तरफ क्यों बनाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन हमेशा अपनी तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि दूर है तो ये कम बनाएगा। तो अगर आप फोर्स का डायरेक्शन देखो, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन क्या है, ये मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस तरफ जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो मतलब एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन की। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जब आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था तो आपको फॉर्मूला मिला था ये, इक्वेटोरियल लाइन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। लेकिन प्रॉब्लम यही था, ये भी शॉर्ट डायपोल्स के लिए था। अगर शॉर्ट डायपोल्स नहीं बोलेगा तब आप क्या करोगे, तब आप पिछला वाला या इसका एक स्टेप पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, और वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² + a² टू पावर 3/2। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको दिमाग में रखना है, शॉर्ट डायपोल्स के लिए क्या है और इसके लिए क्या है। अच्छा देखो, अभी थोड़ी सी मे बी आज क्लास हम थोड़ी सी एक्सटेंड करें 10-5 मिनट की, क्योंकि आज आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से सीधे क्वेश्चन पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो चिंता ना करो, ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे आई होप अभी तक क्या जितना पढ़ा है उतने टॉपिक्स क्लियर हुए दिमाग में, जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने डायपोल्स और ये एक्सिस इक्वेटोरियल डिस्कस किया, क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप लोग को? इनमें से कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप एक ग्रुप भी हम लोग हाँ व्हाट्सएप में बना लेंगे फॉर फिज़िक्स। अच्छा, किसी ने पूछा है शॉर्ट डायपोल किसको बोलेंगे, तो शॉर्ट डायपोल होता क्या है, डायपोल के बीच की लेंथ ये होती है 2a, और r से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, r से हम लोग डिनोट करते हैं उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हम लोग फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो शॉर्ट डायपोल हम लोग तब बोलेंगे जिस केस में ये जो r का वैल्यू है जो हमने चूज़ किया है, मतलब डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस बहुत बड़ी है कंपेयर टू वो डिस्टेंस जो कि सेंटर से चार्ज के बीच में है, ऐसा। तो सपोज़ इन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर, और ये होता 10 सेंटीमीटर पे। तो जब r की वैल्यू बहुत बड़ी होगी कंपेयर टू a, ऐसे केसेस में तुम डायपोल को शॉर्ट डायपोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। और शॉर्ट डायपोल ट्रीट करते समय करते क्या है, एक स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं, बस इतना काम करते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो डायपोल हो गया एक्सिस इक्वेटोरियल। इसके बाद आपको पता होना चाहिए अबाउट फ्लक्स। अच्छा एक काम करिए, आप लोग एक कॉपी या पेन तो हो गई आप लोग के पास, ज़रा कुछ टॉपिक्स आप नोट कर लो जिनके बारे में आप एक छोटी सी रिव्यू तो करोगे ही करोगे इसके बाद, क्लास के बाद जब भी टाइम मिलेगा तो इन टॉपिक्स को दोबारा स्टडी करोगे। तो जब सब रेडी होना बताना, मैं बोलना शुरू करूँगा। ओके, तो आई होप सब रेडी होंगे। लेट्स गिव 5 more seconds। ओके, तो ओके सबसे पहले आपको पता होना क्या चाहिए, तो आप सबसे पहले नाम लिख लो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद कूलम्स लॉ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जब कूलम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं तो कूलम्स लॉ में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। यस सर, अरे यस सर, यस सर, यस सर। बैटरी 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 बोल गई। हाँ, आवाज़ अभी भी जा रही होगी। आवाज़ तो जा रही होगी। अच्छा, मेरा आई होप कैमरा शायद 2 मिनट के लिए ऑफ हो गया होगा, बैटरी इश्यूज़ हैं, तब तक आप नोट करते रहो।
आपको आवाज़, आई होप मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक, आई होप वीडियो भी रिज्यूम हो गया है। ओके, तो कूलम्स लॉ की जब आप बात करोगे तो कूलम्स लॉ में आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह भी अच्छे से पढ़ लोगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ोगे, उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ज़रूरी होगा कि आप पढ़ लेना किस चीज़ों को, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, क्योंकि क्वेश्चन समझते समय वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अच्छा, इतनी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, और जितने हम लोगों ने बेसिक चीज़ें, फॉर्मूलेज, सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। और डेफिनेशंस के पीछे मत भागना, अगर आपको मतलब समझ में आ गया है। चीज़ के पीछे भागो उतनी देर तक जब तक वो समझ में ना आ जाए। अभी आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको उस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, वहाँ पे आपको किसी को समझाना नहीं है, डेफिनेशन लिख के दिखाना नहीं है। अच्छा बेटा, आपको ये रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, अगर हाँ इन केस आप लोग को कोई टॉपिक दोबारा से पढ़ना होगा तो ये रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होगा, आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरत, मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपको कोई रिटर्न कंटेंट दोबारा चाहिए। और हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग फिजिक्स के लिए सेपरेट फॉर्म कर लेंगे, तो अगर आपकी किसी भी टाइम पे आप लगा रहे हो, कोई क्वेरी आती है, आप उस पर सेंड कर सकते हो, कोई डेफिनेशन, कोई टॉपिक। जैसे ही मैं उसको देखूंगा, एज सून एज पॉसिबल मैं उस पर रिवर्ट दे दूंगा आपको, तो आपकी तैयारी 24/7 चल सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिंबल था फाई, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप याद रखोगे, ये फॉर्मूला तो बाय डेफिनेशन आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। और कोई पूछता है फ्लक्स होता क्या है, तो मतलब फ्लक्स का सिर्फ इतना होता है, सपोज़ मेरे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ये अब सपोज़ ऐसा कोई फिगर कहीं बन के आएगा, एरोज़ बने, और मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब आपको पता होना चाहिए क्या, एरोज़ अगर इस डायरेक्शन बने तो पॉजिटिव चार्ज इधर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज इधर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती यही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक किसी सरफेस को प्लेस कर दूं, सपोज ये कोई एरिया है, कोई प्लेट है, कोई शीट है, कुछ भी मान लो, तो सपोज मेरे इधर एक प्लेट रखूं, इधर एक प्लेट रखूं, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दें, इस प्लेट को नेगेटिव, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक। इसके बाद अगर तुम इसमें कोई सरफेस एरिया बीच में रखते हो, उसको किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल पे, तब कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे जो कि इसको क्रॉस कर रहे होंगे। फ्लक्स उन्हीं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट करके हम लोग निकालते हैं। तो फ्लक्स क्या होते हैं? तो फ्लक्स बेसिकली जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस कर रहे होते हैं, कब? एक कंडीशन के साथ, जितनी भी लाइनें पास हो जाएं सबको फ्लक्स में काउंट कर लें, ऐसा नहीं होता। केवल उन्हीं लाइंस को हम फ्लक्स में काउंट करते हैं जो सरफेस को नॉर्मली पास करेंगे, और नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एरिया, इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसको पता हो लिखना। एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर? वेटिंग फॉर आंसर। क्वेश्चन, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर? तो एक ने कहा स्केलर, एक ने कहा वेक्टर, दूसरे कई लोग वेक्टर कह रहे हैं। तो रोहन याद रखना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब भी हम लोग कोई एरिया चूज़ करेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो उस एरिया का डायरेक्शन हमेशा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एरिया एलिमेंट हम चूज़ करेंगे, एरिया एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? देख रहे हो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी देखो, मैंने ई के ऊपर भी वेक्टर साइन लगाया है, ए के ऊपर भी वेक्टर साइन लगाया है। ए के ऊपर वेक्टर साइन लगाने का मतलब ये कि वो वेक्टर है। हाँ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? कोई भी एरिया कहीं पे भी हो, उसका डायरेक्शन क्या होता है? सिंपल एक लाइन, नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब सपोज ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक सरफेस एरिया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये एक लाइन जो कि इससे बाहर निकल रही होगी, नॉर्मल टू द सरफेस। मेरा पाम है, इसका सरफेस एरिया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये। तो किसी भी सरफेस या किसी भी एरिया, सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान रखना, नॉर्मल टू द सरफेस या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का ये रहा फॉर्मूला, ई डॉट ए, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो आपको मिल जाता है ई ए कॉस थीटा। ये आपने पहले ही पढ़ा है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होगा।
तो फ्लक्स हो जाएगा, इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने की तो उम्मीद करते ही करते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम। ठीक, तो गॉस थ्योरम आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। गॉस थ्योरम के लिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट से दिमाग में रखना। गॉस थ्योरम भी फ्लक्स ही कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन कभी भी आप कहीं भी पढ़ोगे तो उसमें देखोगे दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंटली मेंशन्ड होते हैं। एक तो क्लोज्ड। क्लोज का मतलब गॉस थ्योरम सिर्फ उन्हीं सर्फेसेस पे यूज़ करोगे जो कि क्लोज्ड होंगे, मतलब पूरी तरीके से बंद होंगे। और एक वर्ड यूज़ करते हैं चार्ज एनक्लोज्ड। अगर आपको याद हो, गॉस थ्योरम का हम लोग फॉर्मूला ऐसा लिखते थे, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जितना भी फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। इसमें जो सरफेस होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। और जो चार्ज, ये जो क्यू चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये वो चार्ज होगा जो कि तुम्हारी सरफेस के अंदर आएगा। मतलब सरफेस के बाहर जो भी चार्ज है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। गॉस थ्योरम की अगर डेफिनेशन याद करो, मैं बोलूँ तो ये होती थी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। एनक्लोज इनसाइड मतलब जितना भी सरफेस के अंदर बंद है। तो गॉस थ्योरम ये था। इसके अलावा आप, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे, हम आपको एक शीट भेज देंगे अभी, जिसमें आपके पास करीब क्लोज टू 50 या 40 क्वेश्चंस होंगे, MCQs इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड। आप उनको ट्राई करोगे। कल हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को थोड़े से, जबकि अभी मैं आपको बता दूंगा जिनको आप अभी पहले से भी ट्राई करोगे, जैसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। गॉस थ्योरम आपने देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ। गॉस थ्योरम का बेसिक एप्लीकेशन क्या होगा, तो अभी तक जितने फॉर्मूले तुमने पढ़े वो सब तुम एक एक चार्ज की कैलकुलेशन करने के लिए था। एक्चुअल प्रैक्टिस में जब तुम देखोगे तो तुमको एक चार्ज नहीं, तमाम सारे चार्ज मिलेंगे। तो वहाँ पे हम लोग एक एक चार्ज की कैलकुलेशन करते रहेंगे तो दिन निकल जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब बड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं कि बड़ी सी लेंथ पे चार्ज है, बड़ी से सरफेस पे चार्ज है, वॉल्यूम में पूरा चार्ज है, उस समय अगर तुम्हें फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, गॉस थ्योरम। पढ़ लेना क्या, गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस आप लोग को याद होगा। एक तुमने पढ़ा था, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक निकाला था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और एक स्फेरिकल शेल के लिए निकाला था, याद होगा, और एक सॉलिड शेल के लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए। तो गॉस थ्योरम की ये एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। अच्छा, रिगार्डिंग नोट्स, तो ग्रुप में आज ही बना दूंगा, जितने भी आप फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए नोट्स आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। हम आपको एक PDF सेंड कर देंगे जिसमें शॉर्ट डेफिनेशंस वगैरह लिखे होंगे, और क्वेश्चन की शीट आपको मिल जाएगी जो कि आप ट्राई करना शुरू करोगे। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, डेफिनेशंस के पीछे मत भागना। डेफिनेशंस याद करके कुछ नहीं मिलना है, डेफिनेशंस के मतलब समझना, ताकि जब डेफिनेशंस आप पढ़ रहे होगे या जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप जो आपने पढ़ा वो समझ में आ जाएगा। और ठीक है, हाँ, जैसा कि आप लोग से डिस्कस किया, व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही बना लेंगे और उसमें आपको नोट्स शेयर हो जाएंगे और एक क्वेश्चंस की शीट भी। क्वेश्चन की शीट आप सॉल्व करोगे, और इन केस अच्छा, एक डिफरेंट, ओके, तो एक ग्रुप एडेड शायद जो ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसी में आपको चीज़ें सेंड कर देंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए जाते हैं। किसी ने पूछा लीनियर सरफेस क्या होता है। तो बात ऐसी होती है कि जब तुम बड़े प्रैक्टिस में जाते हो तो एक अकेला चार्ज तो मिलता नहीं, तो या तो चार्ज मिलते हैं पूरे स्कैटर्ड बड़ी से बॉडी पे। तो अगर कभी हमको क्या मिलेगा, सपोज ये कोई रॉड है बड़ी सी, या कोई रोप है जिसके ऊपर ढेर सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे, तो जब किसी बॉडी की एंटायर लेंथ पे चार्ज स्कैटर्ड होगा तब हम उस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इफ़ चार्जेस स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ अ बॉडी पूरा। अगर सपोज कोई सरफेस एरिया होता, इसके ऊपर पूरा चार्ज होता, जैसे सपोज ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर पूरा चार्ज होता, तब इस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और सपोज जिस रूम में मैं अभी हूँ, इस पूरे रूम में ही मैं चार्ज को भर देता, तब मैं बोलता कि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज लेंथ के अलॉन्ग स्कैटर्ड हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी सरफेस पे स्कैटर्ड हो, या वॉल्यूम। अच्छा, क्योंकि चार्जेस के नंबर बहुत ज़्यादा होंगे तो इन केसेस में हम लोग टोटल चार्ज नहीं बताते। इन केसेस में हम लोग क्या बताते हैं, तो इन केसेस में हम लोग बताते हैं चार्ज डेंसिटी।
जैसे अगर आपको याद हो तो लीनियर चार्ज के केस में या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन केस में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बताते थे, सरफेस चार्ज के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और सबके अलग अलग सिंबल भी थे। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोट करने के लिए सिंबल हम लोग यूज़ करते थे लैम्डा, और चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, कितना चार्ज है कितने लेंथ पे, Q/L। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते थे, Q/A मतलब कितना चार्ज है कितने एरिया पे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोट करते थे रो से, यानी कितना चार्ज है कितने वॉल्यूम पे, Q/V। ठीक, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटीज होते हैं। तो सेक्शन समझ में आया, लीनियर सरफेस और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, 3 तरीके के मिलेंगे, या तो लीनियर, सरफेस या वॉल्यूम। अच्छा, यूनिट सिंपल है, Q/L मतलब कूलम पर मीटर, Q/A मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर, Q/V मतलब कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये सब इनके यूनिट्स हो गए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस, हमको इनसे मतलब नहीं, डेरिवेशंस याद नहीं रखना है, मतलब याद करो इसको, इसके आसपास सिलेंडर बना के ड्राइव करते थे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम्हें क्या याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता था ये 1/2πε0 λ/r। एक्सप्रेशंस याद होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एक्सप्रेशंस ही यूज़ करने हैं, और इन्हीं में से तुम देख के बताओगे भी कि कौन किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, किसके साथ इन्वर्स में। जैसे शीट के लिए डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए, डेरिवेशन नहीं चाहिए, पर इतना याद होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस चार्ज बनाता है वो होता था σ/2ε0। तो ये फॉर्मूलेज आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए सॉरी, ये वाले टॉपिक के हमने सारे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लिए हैं। कल यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड पूरा टाइम क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे क्लोज टू 50-60 क्वेश्चन हम लोग लगाएं, और उसके अलावा एक शीट तो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, जो कि आप खुद से सॉल्व करोगे। तो कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे डाउट्स हम लोग या इस चैप्टर के कल ही क्लियर कर लें, या अगर नेक्स्ट क्लास भी होती है तो हम लोग ज़रूर लेंगे उसमें। लेकिन कोशिश हम लोग क्या करेंगे, जितने क्वेश्चंस आपके पास हैं और जितने क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो सब हम लोग टोटल करेंगे। देखिए, अगर आपको डाउट्स क्लियर करने, सपोज आप जो आपको वर्कशीट मिला है आप उसको करने बैठते हो, आपको कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली डाउट आता है, वो शीट जो आपको दिया होगा वो मेरे पास भी अवेलेबल होगा, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर मुझे बताने की ज़रूरत है कि सर इस क्वेश्चन नंबर में डाउट है, या ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको उसको व्हाट्सएप पे ही क्लियर कर दूंगा जैसे ही मैं आपको मैसेज देखूंगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या कहते हैं ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज आएंगे, मे भी कभी कोई मैसेज मिक्स हो जाए, तो आप ग्रुप में से मेरा नंबर सेव कर सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन फ्री रहो कि 1 महीने तक हम लोग एक साथ ही हैं। हम लोग का मेन मोटो फिजिक्स में आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि वो 40 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको लगे कि आज तक हमने देखा नहीं है ऐसा क्वेश्चन। हमारे मतलब कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हर टाइप के कम से कम क्वेश्चंस कर चुके हों, कि कोई क्वेश्चन नया सा ना लगे। ठीक है, तो अच्छा, उम्मीद करते हैं भाई ये तुम लोगों को समझ में आया होगा जितने टॉपिक्स हैं। ब्रशअप करो अपने स्किल्स, फिर से मैं ये कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागना, क्लियर रहेंगे, कैलकुलेट कर लोगे चीज़ें। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, और बहुत जल्दी विद इन एन आवर और सो मैं नोट्स और क्वेश्चंस की एक PDF आप लोग को शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 9:30